अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियोपॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। पैलेस्टाइन का इशू इस वक्त कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सबसे पुराना तरीन एक इशू और कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद यूनाइटेड नेशंस की वजूद में आने के बाद जो पहला कॉन्फ्लिक्ट या पहला इशू यूएन के सामने रखा गया वो पैलेस्टीन का ही इशू था। और उसी वक्त के जो पुराने इश्यूज हैं उनमें कश्मीर का भी एक इशू है, जो कि ये बिल्कुल शुरुआत में ही यूएन के गोद में डाल दिए गए थे ये दो मसाइल। लेकिन यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस वो 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 75 साल होने को आ रहे हैं कि वो इन दोनों मसाइल को हल नहीं कर सका। और पैलेस्टाइन के इशू के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, और उसी का अब हम जायज़ा आज लेने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पैलेस्टाइन का ग्लोबल पॉलिटिक्स में या जियो पॉलिटिक्स में या जियो स्ट्रेटजी में क्या रोल है। एक तो मैं आपको थोड़ा सा ये बिगर पिक्चर में दिखाऊंगी कि पैलेस्टाइन का वजूद जो है वो तकरीबन आप ये समझ सकते हो कि दुनिया के मैप के बीच में बीचों बीच इसका वजूद है। लाइक ये एक दिल की तरह धड़क रहा है दुनिया इंसानियत के बीचों बीच। और इसकी हालत ये है कि गाज़ा में और वेस्ट बैंक में फ़लस्तीन में जो भी कुछ होता है डेली बेसिस पे उसकी सारी खबर जो है वो सोशल मीडिया पे और वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे निकलती रहती है। और रोज़ के रोज़ जो है यहाँ पर जो भी गैर इंसानी सलूक अब्यूज़ जो कुछ हो रहा होता है पर फ़लस्तीनियों के साथ वो रोज़ाना दुनिया की मीडिया में उसकी खबरें चल रही होती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि पूरी इंसानियत जो है अपने बीचों बीच होने वाले ये इस एक गैर इंसानी और अब्यूसिव बल्कि कहना चाहिए अपार्थाइड और जेनोसाइड की भरपूर जो ये हो रहा है कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में बिल्कुल बेबस है और बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती। ये बात नहीं है कि लोगों के दिल इस पे दुखते नहीं हैं, सिर्फ मुसलमान दुनिया में नहीं बल्कि इवन आपने देखा है कि मगरबी दुनिया में भी बहुत सारे लोगों ने इस गाज़ा वॉर के स्टार्ट होते ही बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इन प्रोटेस्ट में शामिल रहे हैं। और लोगों के दिल दुखते हैं कि क्यों एक इंसानियत के एक सेक्टर के साथ ऐसा नारवा और गैर इंसानी सलूक बर्पा किया जा रहा है। बहरहाल आज हम ये थोड़ा सा देखते हैं कि इसका जियो पोलिटिकल या ग्लोबल जो है क्या सिनेरियो है फ़लस्तीन का और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट का। अगर आप एक चीज़ पे गौर करो कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं जैसे स्पेशली यूएस हो गया या स्पेशली ये जो प्रोटेस्टेंट ममालिक हैं जिनमें यूनाइटेड ये किंगडम ब्रिटेन शामिल हो गया, जर्मनी उसमें शामिल है, फ्रांस भी एक हद तक शामिल है। ये जो प्रोटेस्टेंट ममालिक हैं ये तकरीबन जो हैं ये बिल्कुल सेकुलर हैं और ये हमेशा ये कहते हैं कि मज़हब का जो है सियासत से और गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। मज़हब एक पर्सनल चीज़ है, हर बंदा अपना अपना मज़हब अपने घर तक रखे और अपनी ज़ात तक रखे, लेकिन हुकूमत को जो है कि किसी भी मामलात और पॉलिसी के अंदर मज़हब का कोई अमल दखल नहीं होगा। ये तो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, लेकिन इसके अलावा भी यूरोप के आप अगर देख लो तमाम ही ममालिक जो हैं वो, और इवन जो ये बाकी यूएस हो गया, कनाडा और ये ऑस्ट्रेलिया, इनके तमाम जो ये लोग हैं ये अपने आप को डेमोक्रेट भी कहते हैं, डेमोक्रेटिक भी कहते हैं और सेक्युलर भी कहते हैं। सेक्युलर का मतलब यही है कि मज़हब का इनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे कतई कोई ताल्लुक नहीं होगा। और यही चीज़ वो तमाम दुनिया के और ममालिक पे स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर ये ज़ोर देते रहते हैं कि तुम लोग भी जो है ना वो अपनी हुकूमतों को सेक्युलर बना दो, यानी अपनी हुकूमत का हिस्सा अपने मज़हब को ना बनाओ। तो जैसे पाकिस्तान है फॉर इंस्टेंट, तो हमारी तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि हम मुस्लिम कंट्री है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि इस्लाम और कुरान और जो हमारे नबी की ज़ात है उनकी पैरवी
और बिल्कुल एहसन तरीके से, जो सबसे बेस्ट तरीके से करनी है, वो मतलब हमारी गवर्नेंस का तरीका होगा। तो इसी तरह सऊदी अरब हो गया और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं, उन सब में यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, इस्लाम जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। लेकिन ये जो मगरबी ममालिक हैं, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अंदर बाइबल का कोई हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा वो अपने आप को इसलिए सेकुलर कहते हैं। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि अगर ये तमाम ममालिक जो हैं सेकुलर हैं और मज़हब से इनकी फॉरेन पॉलिसी का, इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी का, अंदरूनी या खारजी किसी चीज़ का ताल्लुक नहीं है मज़हब से, तो फिर इसराइल जो कि मज़हब के नाम पे बनाया हुआ एक स्टेट है, यानी इस बात पे बनाया गया कि इजरायली कौम या यहूदी कौम या जूस कौम जो है, उनका ये कहना और उनका ये उनका मतलब ये दावा कि ये जो ज़मीन है, ये जो इसराइल का या फ़लस्तीन की जो ज़मीन है, ये अल्लाह ताला ने उनके नाम कर दी थी बहुत पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। जब हज़रत मूसा ने कहा था कि ये ज़मीन जो है ये प्रॉमिस्ड लैंड है और इसमें जाकर अपना बसेरा कर लो, तो यहूदियों ने उस वक्त लाइक थोड़ी मज़ामत की, मुश्किल से वो वहाँ गए। बहरहाल वो उस लैंड में चले गए थे और उसके बाद उनको 2 दफ़ा यहाँ से निकाला गया और पूरी दुनिया में उनको फैला दिया गया और यहूदी कौम ज़्यादातर यूरोप के अंदर और ये रशिया के अंदर बसी हुई थी। जब वर्ल्ड वॉर वन हुई और वर्ल्ड वॉर टू हुई, उस वक्त जो ब्रिटेन है उसने इन जायनिस्ट जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ वादा किया कि हम तुम्हें वापस यहाँ पर सेटल करवाएंगे, फ़लस्तीन के अंदर तुम्हारा मुल्क बनवाएंगे। अब प्रॉब्लम ये यही जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये लोग इतने सेक्युलर हैं, अगर ये रिलीजन पे बिलीव नहीं करते और अगर ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत का, हमारी जो गवर्नेंस है उसका कोई ताल्लुक जो है रिलीजन से नहीं है, तो फिर वो क्यों इतनी अटल और मतलब कड़े तरीके से इसराइल की हिमायत में खड़े रहते हैं। इवन यूएस जो कि दुनिया का सुपर पावर भी रहा है हालिया सालों तक, और वो खुद सबसे बड़ा अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है और खुद सबसे बड़ा अपने आप को सेक्युलर मुल्क कहता है, वो उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक कलीदी हिस्सा क्यों है ये इसराइल। और वो हर सूरत और हर, चाहे उसको नुकसान हो, चाहे उसको कितना भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, लेकिन वो कहता है कि हम इसराइल को बिल्कुल कभी नहीं छोड़ेंगे। और इवन आप ये देख रहे हो कि वो इसराइल गाजा के ऊपर मुस्तकिल वॉर क्राइम्स कर रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया के मुसलमान एटलीस्ट जो है वो बिल्कुल इससे नाला है और खफा है और बहुत सख्त शदीद गुस्से में। लेकिन यूएस कहता है कि नहीं, किसी भी हाल में हम इसराइल का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि ये तमाम कंट्रीज तो जो है क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, अगर मजहब को लिया भी जाए। यूएस भी एक क्रिश्चियन कंट्री है और ये इसराइल जो है ये ज्यूइश कंट्री है। तो जब मजहब इनकी सियासत में है नहीं, तो फिर क्यों ये इतने ज्यादा मजबूर हैं कि ये इसराइल का साथ नहीं छोड़ सकते और उनके खिलाफ गाजा और फलस्तीन को एक जीने का हक क्यों नहीं दे सकते। सो ये सारी बात है जिस पे ग्लोबल पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, क्योंकि दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वाकई में ये सब लोग अंदर से अंदर खाते जायनिस्ट हैं और ये सब लोग इस बात पे बिलीव कर रहे हैं कि मतलब क्राइस्ट ने दोबारा आना है, एंटी क्राइस्ट ने भी आना है और जो इसराइल की जो ज़मीन है या फ़लस्तीन की जो ज़मीन है, यहाँ पर ही क्राइस्ट ने दोबारा आना है, ज़ायन की माउंट ज़ायन के ऊपर ही उन्होंने दोबारा वापस आना है। तो लिहाजा इस लैंड के ऊपर हमने यहाँ मौजूद रहना है और उस वक्त हमने उनको वेलकम करना है। तो या तो ये वाकई इस ज़ायनिस्ट नज़रिए के हैं कि बज़ाहिर तो कहते हैं कि हमारा मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो ज़ायनिस्ट हैं फिर भी। तो या तो ये हो सकता है, वरना दूसरी बात ये हो सकती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में जो वेस्टर्न एलाइज थे, उन्होंने जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको तबाह और बर्बाद करने की पूरी उन्होंने इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स में ये काम किया। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें तो
सल्तनत उस्मानिया का खात्मा किया गया 1914 में जो हुई थी। और जो टर्की के, और बल्कि टर्की में उसकी सीट थी सल्तनत उस्मानिया की, लेकिन उनके अंडर जो तमाम ये जो काकाकुस का रीजन है जिसमें अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया और सीरिया, इराक, सऊदी, ओमान, यमन और इजिप्ट, लीबिया और अल्जीरिया, मोरक्को और इवन ये यूरोप के काफ़ी सारे छोटे छोटे ये कंट्रीज नीचे वाले, ग्रीस हो गया, ये बुल्गारिया हो गया, मॉन्टीनेग्रो, सर्बिया, ये सब बहुत सारे कंट्रीज जो हैं ये भी ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे। और लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त ये काफ़ी वीक हो चुकी थी ऑटोमन एम्पायर, और यूरोप के काफ़ी कंट्रीज जो हैं वो जो है ऑटोमन से अलग हो चुके थे पहले ही। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर वन थी उसमें एक बुरी तरह से, यानी एक फुल ब्लोन तरीके से जो है ऑटोमन को तोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और ये तमाम जो ममालिक ऑटोमन के अंदर थे उनको अलग अलग टुकड़ों में करके, और कोई फ्रांस को मैंडेट में दे दिया गया, कोई ब्रिटेन को मैंडेट में दे दिया गया, कोई मजीद दीगर जो यूरोप के कुछ पावर्स थे उनको दे दिए गए। तो लिहाजा ये तमाम जो है इनके मैंडेट्स बन गए, और इसी तरह पैलेस्टीन भी उनका एक मैंडेट बन गया। तो बहरहाल ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ये हुआ, और उसके बाद फौरन ही इन तमाम कंट्रीज ने जो है आज़ादी की अपनी जद्दोजहदें शुरू कर दी थी। और सीरिया, इराक और जॉर्डन और सऊदी को तो बहुत फौरी तौर पर, इवन टर्की को भी बहुत ही जल्द आज़ादियाँ मिल गई थी। लेकिन बाकी ये जो मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ये सारे मुल्क जो हैं इनको बहुत देर बाद आज़ादियाँ मिली, यानी 1960s में जाकर, किसी को 1950s में जाकर आज़ादियाँ मिली। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ। तब तक भी यही शेवा रहा ब्रिटेन का और बाकी दीगर कॉलोनाइजर्स का, कि वो इन कंट्रीज को हर तरीके से जो है वो सब्जुगेट करें। इवन आपको पता ही है कि इंडिया भी जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था उस वक्त। और इसके अलावा इधर के जो ये जो म्यांमार, लाओस, ये भी तमाम इनके अंडर कंट्रोल थे। और इवन यहाँ पर कंबोडिया और ये वियतनाम तक सब के सब जो है ये कॉलोनीज बनी हुई थी, कोई फ्रांस की, कोई ब्रिटेन की, कोई पुर्तगाल की, इस तरह से ये ममालिक थे। बहरहाल तो अब मसला ये है कि जब इन तमाम कंट्रीज को तो आज़ादियाँ इन्होंने अपनी जद्दोजहद करके ले ली, लेकिन इनके हार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड में और हार्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड यहाँ से शुरू होता है बंगाल से, बांग्लादेश से, और इंडिया में भी 20 करोड़ से ज़्यादा ही मुसलमान हैं, पाकिस्तान में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। और ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड चल रहा है, अफगानिस्तान, काजिकिस्तान, ये पूरा सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान, और उसके बाद ये ईरान, अज़रबैजान, तुर्की, और ये पूरा अल्जीरिया, लिबिया और मोरक्को, मुल्तानिया, माली, सब एक बहुत बड़ी बेल्ट है मुस्लिम वर्ल्ड की। और उसके बीचों बीच में आपने एक ऐसी ट्रैजिक और एक ऐसी कांटा चुभाया हुआ है जिससे हमेशा मुसलमान दुनिया जो है वो इज़्तिराब में रहती है और गम गुस्से में रहती है। तो ये आई मीन कि इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत बहुत शदीद है। जिस तरह से आप समझो कि यहाँ पे कश्मीर है, कश्मीर का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो पाकिस्तान, इंडिया और इवन चाइना को हमेशा जो है वो आपस में लाइक एट ड्रैगर्स ड्रॉन रखते हैं, यानी किसी भी वक्त जंग हो सकती है, किसी भी वक्त कोई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन सामने आ सकती है। तो इसी तरह से इसराइल भी एक ऐसी, पैलेस्टीन भी एक ऐसा ही सिचुएशन है जो हमेशा, यानी कि मतलब एक सिचुएशन में रहता है, हमेशा उसमें कोई ना कोई इश्यूज चल रहे होते हैं, वाकयात हो रहे होते हैं, और उसकी जो हिस्ट्री है वो जब पाइल अप होती जा रही है, तो किसी भी वक्त ये जो गाजा और वेस्ट बैंक है, पैलेस्टीन है, ये एक क्लैश, जियो पोलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन सकता है, एक जियो पोलिटिकल लाइक बॉइलिंग पॉट है जिसमें कभी भी आग लग सकती है और इसको कोई भी कैश कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर यूएस स्ट्रांग है, जैसे
इससे पहले की दिहाइयों में यूएस बहुत स्ट्रांग रहा, तो वो यहाँ पर इसराइल का साथ देकर और फ़लस्तीनियों के ऊपर ज़्यादती करके और इस तरह से पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को हमेशा ये एहसास दिलाता रहा कि तुम लोग कमज़ोर हो, तुम लोग इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हो और तुम्हें अब हमारी शराइत माननी पड़ेगी। ये एक एक यानी आप समझ लो कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा था मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर। मुस्लिम वर्ल्ड इसी उसमें रहता था कि हम लोग यूनाइटेड नहीं है, हम लोग स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास स्ट्रांग आर्मीज नहीं है, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, और इनका तो काम ही ये डिवाइड एंड रूल, ये इनका काम होता है। तो इस तरह से वो करता रहा, लेकिन अब आप देख रहे हो कि थोड़ा सा वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आ रही है। टर्की ने बहुत बड़े काम ये किए हैं कि सीरिया में भी और इराक में भी इंटरफेरेंस करके और लाइक यूएस को मजबूर किया कि वो अपने फौजों को यहाँ से निकाल दे। और इसी तरह मॉस्को ने भी यानी रशिया ने भी अपनी फौजें यहाँ ला करके सीरिया में और इराक में और इनको मजबूर किया कि ये यहाँ से भाग खड़े हों। इसी तरह लीबिया से भी उन्होंने उनको भगा दिया, यूएस और नेटो को। तो अब अगर रशिया ये सोचे कि क्यों ना मैं इसी फ्लैश पॉइंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं, मैं इसको इग्नाइट करूं इस वॉर को, और इस वॉर में सारा मिडल ईस्ट, सारा अरब वर्ल्ड, सारा मुस्लिम वर्ल्ड भी शरीक होने पे मजबूर हो जाए, और इस दफा मैं इसी फ्लैश पॉइंट से यूएस को डाउन करूं, यूएस को एक मजा चखाऊं और यूएस और उनके एलाइज को बताऊं कि तुम लोग अब कुछ नहीं कर सकते, अब तुम लोगों को जो है ना हमारी शराइत माननी पड़ेगी, क्योंकि इसराइल को तुम लोग डिफेंड नहीं कर सके और हमने इसराइल को अब दबा दिया। और यही काम एग्जैक्टली जो है वो चाइना भी करना चाहेगा, क्योंकि चाइना बहुत तंग आया हुआ है यूएस से, क्योंकि यूएस ने इस पे ट्रेड वॉर भी की, और यूएस जो है ताइवान के सिलसिले में इसको हर वक्त थ्रेट भी करता रहता है। तो चाइना भी चाहेगा कि अब यूएस और उसके एलाइज को किस तरह से नीचा दिखाया जाए। तो फिर यही फ्लैश पॉइंट सबसे बेस्ट है इनके लिए। देखें, यूएस के लिए तो ये बेस्ट है, और यूरोप के लिए, क्योंकि यूरोप में तो कोई बम नहीं फट रहा, उससे बहुत मीलों दूर यहाँ पे छोटे से वेस्ट बैंक और गाजा में सारे बम फट रहे हैं। इसी तरह रशिया और चाइना के लिए भी बड़ा सूटेबल है कि हमारे मुल्क में तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर आकर सारी बमिंग हो रही है, हम अपनी इमदाद भी इधर भेज देते हैं, कुछ जहाज भेज देते हैं, कुछ वो बहरी जहाज भेज देते हैं, कुछ हम प्रॉक्सीज भेज देते हैं। तो यहाँ पर हम फैसला करते हैं इस बैटल ग्राउंड में, इस चेस बोर्ड पे, कि क्या होने वाला है आगे को। अब ये बात है कि ये चीज तो ये सोच ही रहे हैं ये ममालिक, लेकिन जो बात आजकल चल रही है कि क्या ये वॉर स्पिल आउट तो नहीं हो जाएगी। स्पिल आउट का मतलब है कि जो ईरान के प्रॉक्सी हैं हिजबुल्ला, जो लेबनान में बैठे हैं, अगर तो वो बहुत शदीद हमला करते हैं इसराइल के ऊपर, तो फिर अभी मैं आपको बताऊं कि कल ही की न्यूज़ में आपको से शेयर कर रही हूँ कि वहाँ के सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, यूएस के, उन्होंने एक मीडिया पे आकर, चैनल पे आकर ये कहा है कि अगर ईरान जो है हिजबुल्ला को मतलब कहता है कि वो इसराइल पे हमला करे, तो फिर हम हिजबुल्ला को ही नहीं, हम इराक के जितनी भी ऑयल की फैसिलिटीज हैं वहाँ सब पे हम हमला करेंगे, और उसकी वो अपने सारी ऑयल रिफाइनरीज उसकी फाड़ देंगे, और हम यानी उसको बिल्कुल बेबस कर देंगे ईरान को। तो ये तो हो गया यूएस की तरफ से पहली बात कि वो यहाँ पर भी आकर उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े किए हुए, और यहीं से फिर उसके कैरियर्स यहाँ आकर ईरान में हमले करेंगे। तो फिर अगर ऐसा होगा तो फिर ईरान तो पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि वो तो मतलब तकरीबन पिछले 4 दिहाइयों से इनके सैंक्शंस बर्दाश्त कर रहा है, इनके जुल्म और फैशिज्म बर्दाश्त कर रहा है। तो वो तो ऑल आउट अपने जहाज़ों और अपने प्रॉक्सीज के, क्योंकि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो इराक में भी 10-15 साल से काम कर रही हैं, सीरिया में भी कर रही हैं, और उन्होंने ही बशार अल असद को बचाया, और उन्होंने ही इराक से आईसिस का खात्मा किया। तो वही अगर सारी प्रॉक्सीज को यहाँ पर भेज दे, तो इसराइल का तो 2 दिन में सफाई हो जाए। इतनी सारा यानी लाखों में है वो प्रॉक्सी मलेशियाज जो कि ईरान ने यहाँ पर तैयार कर रखी हैं और पाल रखी हैं। तो ये आप समझ लो कि ये अगर तो यूएस इस तरह की गलत बात कर रहा है कि हम ईरान की जो रिफाइनरीज हैं उनको आकर हम फाड़ देंगे, तो फिर तो डेफिनेटली वॉर स्पिल ओवर होगी। और मैं आपको बताऊं कि ईरान के जो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ने लावरोव, वो कल ही ईरान आए हुए थे,
और उन्होंने मुलाकात की, बल्कि शायद ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन अब्दुल रहमानी उनका नाम है गालिबन, वो मॉस्को आए हुए थे, और इन दोनों की मुलाकात अक्सर ही हो रही है, अक्सर बात इनकी फुल डिप्लोमेसी चल रही है। और उन्होंने मुलाकात में यही कहा है कि अगर यूएस जो है इस तरह की थ्रेट्स दे रहा है, और अगर यूएस जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है कि वो ईरान तक पहुंच जाएगा या किसी भी और जगह तक पहुंच जाएगा, तो फिर ईरान और रशिया और जो दीगर ममालिक हैं वो भी यूएस के जो वो इंटरेस्ट है उन तक पहुंचेगा। और इराक और सीरिया में तो मैं आपको बताऊं कि जो बेसिस दो चार बच गए थे यूएस के, उनके ऊपर हमले भी हो चुके हैं। और यहाँ से यमन से की तरफ से जो यूएस की नेवी शिप्स गुजर रही थी, उनके ऊपर भी हमले हो चुके हैं। सो बड़ी वोलेटाइल सी सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एक बिग पिक्चर मैंने आपको दिखानी थी आज, कि अगर ये फ्लैश पॉइंट जो होते हैं, ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स, उनको तमाम दुनिया के जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, रीजनल एंटिटीज हो गई, ग्लोबल एंटिटीज हो गई, वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बारे में हमेशा सोच रही होती हैं। और चाहे उनको गाजा के लोगों से हमदर्दी है, या वेस्ट बैंक से, या फ़लस्तीन की कॉज से, या बैतुल मक़दस से कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन उनको अपने जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए कुछ भी अगर करना पड़ता है, तो उनके लिए ये इससे बेहतर कोई वो जगह नहीं हो सकती लड़ाई की। और सारा जैसे मैं आपको बताती हूँ, यूक्रेन में जो वेस्ट और ईस्ट की जो लड़ाई हो रही है, रशिया, चाइना और उनके एलाइज और वेस्ट के दरमियान, उसमें सब बेड़ा गर्क तो यूक्रेन के लोगों का हो रहा है। मिलियंस 14-15 मिलियन जो हैं वो बेघर हुए हुए हैं इस वक्त, अंदर भी और बाहर भी वो गए हुए हैं, और इमारतें शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। लोगों के पास कोई वो नहीं है, रोजगार नहीं है, मतलब तबाही के दहाने पे है ये यूक्रेन। तो इसी तरह गाजा भी इसी तरह से मलिया मेट हो जाएगा। और इसराइल को तो सबक कोई सिखाएगा या नहीं सिखाएगा, लेकिन उतने दिन में गाजा और वेस्ट बैंक का तो सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन अब ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, ये भी देखने की बात है। और गाजा और जो वेस्ट बैंक के लोग हैं, यानी फ़लस्तीनी जो लोग हैं, उनका कोई बीच बचाव होगा या नहीं? क्या मुस्लिम दुनिया जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम करेगी कि इस सारी गेम को समझते हुए वो ये सोचें कि सबसे पहले तो हमने गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों को बचाना है। और बज़ाहिर डिप्लोमेसी में तो वो ऐसा कर ही रहे हैं। कायरो की समिट हुई, उससे पहले ओआईसी की समिट हुई, उससे फ़ौरन पहले यानी अरब लीग की भी समिट हुई। और उसके अलावा भी ये जो इनके लीडरान हैं, ये कोई ना कोई बयानात इस तरह के दे ही रहे हैं, और तंबीह कर रहे हैं कि इस तरह से मत करो, इसको अपनी प्ले ग्राउंड मत बनाओ, और इनकी जानों से ना खेलो। तो बहरहाल ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस तरह से जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजीज बनती हैं, और इस तरह से ये फ्लैश पॉइंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।